ये नहीं पता होता कि यदि उनके अधिकारों की यदि कहीं किसी प्रकार का हनन होता है, उनको कोई बैड टच करता है या किसी भी प्रकार का, वो शिकायत कहाँ करे? जो आज की सरकार है उसके अंदर ये सेम नंबर चल रहा है जो आपने नंबर बताया, और सेम जो कार्य थे वो वैसे ही चल रहे हैं जो आपने फाउंडेशन रखी। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना चाहता, मैं कोई वैसे पॉलिटिकली मैं कभी मैंने कहा था कि मैं बच्चों के, महिलाओं के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। बड़े पुलिस उसी तरीके से मंशा से काम करेगी जिस तरीके से सरकार कराना चाहती है। चाहती है। आप पुलिस को कहोगे कि भी हाँ भाई किसानों पे लाठीचार्ज कर दो, तो वो कर देगी। हाँ। यदि आप कहोगे नहीं भाई किसानों से बैठ के वार्ता करो, तो वो वार्ता करेगी। फॉर एग्जांपल मैं या कोई भी लड़का 22 साल का है, उसको अभी कुछ पार्टीज़ के बारे में नहीं पता, बीजेपी कांग्रेस के बारे में। अभी वो स्टार्ट कर रहा है अपनी पॉलिटिकल जर्नी या एज ए वोटर जर्नी वो स्टार्ट कर रहा है, तो वो कांग्रेस को वोट क्यों दे? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं गल्ला ते गुप्तगू चैनल पर। आज हमारे साथ में राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस के महासचिव मिस्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू हमारे साथ मौजूद है। हम उनके गांव में आए हैं। उनके गांव में बुलाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। मैं और गल्ला ते गुफ्तगू चैनल के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, राम राम। सर, जो विजेंद्र सिंह सिद्धू सर है, उन्होंने अपने इस छोटे से कार्यकाल में यूनिसेफ में भी काम किया है। ये डॉक्टर है पेशे से, यूनिसेफ में भी काम किया है, बाल आयोग के लिए भी बहुत सारा काम किया है इन्होंने, और जो संग्रह का जो एरिया है इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि सर आपने कैसे स्टार्ट किया अपना ये? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो शुरुआत हुई है, तो मेरी शुरुआत एक बहुत बेसिक, एक साधारण से परिवार के अंदर, एक किसान परिवार के अंदर मैं पैदा जी हुआ। सर। फिर मेरी 12th तक की जो एजुकेशन थी वो मैंने इधर संग्रिया के अंदर ही मेरे कंप्लीट हुई। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं जयपुर गया। जी। तब मैंने वहाँ से मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो पढ़ाई करी। जी। और उसके बाद तभी दौरान में मैं एक कांग्रेस विचारधारा से जो प्रभावित हुआ, जो जब हम पढ़ते थे तो नेहरू, गांधी और जो कांग्रेस की रीति नीति से, जी। तो उससे कांग्रेस के संगठन यूथ कांग्रेस और उससे जुड़कर जी सर। और हमने अपना ये राजनीतिक और सामाजिक करियर शुरू किया। बाल आयोग में आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए और एक नई योजना भी साथ में बनाई, और बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे आपके, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, जब हमने बाल आयोग, मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, बाल आयोग सदस्य के रूप में राजस्थान में हमने काम किया। माननीय अशोक अशोक गहलोत गहलोत जी जी ने, ने। जो हमारी कांग्रेस की जो सरकार थी, जो जी। इससे जो पूर्ववर्ती सरकार थी राजस्थान के अंदर, जी। तो 3 साल का टेन्योर उसमें था। 3 तब साल के हम, लिए काम हाँ किया जी, आपने। उसमें जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्योंकि हम बच्चों के लिए बाल आयोग कार्य करता है, जी। तो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज था कि बच्चों को खुद को उनके अधिकारों के बारे में पहले सजग करना और जी। फिर उनके अधिकारों की रक्षा करना। हुँ। क्योंकि बच्चों को खुद को नहीं पता कि उनके अधिकार होते हैं। हाँ, तो बच्चे तो तो समझ नहीं पाते हाँ जी, लेकिन। बच्चे इस चीज़ को लेके, तो हाँ। सबसे पहले उनके हमने चाहे वो उनकी शिक्षा के अधिकार के ऊपर कार्य जी। किया, उनके स्वास्थ्य के अधिकार स्वास्थ्य। के ऊपर कार्य किया, उनके जो पोषण का अधिकार है या संरक्षण का अधिकार है। क्योंकि जी। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि यदि उनके अधिकारों की यदि कहीं किसी प्रकार का हनन होता है, उनको कोई बैड टच करता है या किसी भी प्रकार का, वो शिकायत कहाँ करे? तो तो आपने नॉलेज को प्रत्येक, स्प्रेड किया है हाँ एक। जी, प्रत्येक स्कूल के अंदर एक जो चाइल्ड लाइन नंबर होता है 1098 है, कि हुँ। भी इस चीज़ को हमने स्कूल तक, बेसिक तक भी, यहाँ तक कि ग्राउंड तक जाकर इस चीज़ को प्रचारित किया कि यदि किसी भी बच्चे के किसी भी अधिकार का हनन होता है, हुँ। तो आप 1098 पे 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और उस चीज़ की मॉनिटरिंग करी और उनके अधिकारों को कहीं भी हनन हो रहा था तो उसको सुनिश्चित किया। चाहे कोई बच्चा चाहे बाल श्रम से पीड़ित है, उसको उस दलदल से निकाल के मुख्य धारा के अंदर लाए और उसके संरक्षण को सुनिश्चित किया। तो इस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर जी। हमने ये जो बाल आयोग के अंदर रहते हुए इस कार्य किया, जिसकी मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों के ऊपर खूब तारीफ़। उसकी तारीफ भी की जी। कि बाल आयोग के अंदर इतना अच्छा राजस्थान के अंदर कार्य हुआ। जो आज की सरकार है उसके अंदर ये सेम नंबर चल रहा है जो आपने नंबर बताया, और
सेम जो कार्य थे वो वैसे ही चल रहे हैं जो आपने फाउंडेशन रखी? मुझे बड़े दुख के साथ कहना चाहता, मैं कोई वैसे पॉलिटिकली कभी मैंने कहा था कि मैं बच्चों के, महिलाओं के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा है कि आज की वर्तमान सरकार ने ना तो अभी तक जी। अध्यक्ष की, जो बाल आयोग के अध्यक्ष की है उसकी नियुक्ति करी है, ना सदस्यों की नियुक्ति करी है। अब किसी खानापूर्ति के लिए किसी अधिकारी को उसका अध्यक्ष का चार्ज किया गया है। और पिछले मैं जब 1-2 साल से जब नोटिस कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से बाल आयोग की कोई मीटिंग तक नहीं हुई। तो जी। ये बड़ा, जिस लेवल पे आप मैं लोगों ने हमेशा उपेक्षा करी जाती है कि भी चलो सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जी। कि अगली सरकार कोई अच्छे इनिशिएटिव है, हुँ, क्योंकि बच्चे, बहुत क्योंकि ज़रूरी मेरे है। ख्याल से जो वर्तमान सरकार को शायद सिर्फ वोटों से मतलब है, क्योंकि बच्चे उनके 18 से कम है, वोटर नहीं है, तो शायद इस वजह से उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी, लेकिन कांग्रेस सरकार की और हमेशा मंशा रही है जी। कि भी जो भी मानव है उसके सभी प्रकार के, चाहे वो बच्चा, सभी अधिकारों की रक्षा, और उसके लिए कांग्रेस हमेशा सतत प्रयास करती रहती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यूनिसेफ में यूनिसेफ एक बहुत बड़ी संस्था है, तो आपने उसमें भी 5-6 साल लगाए हैं, तो यूनिसेफ के बारे में थोड़ा बताइए हमें? मैं यूनिसेफ के थ्रू, जो पुलिस एकेडमी है, जी, राजस्थान पुलिस एकेडमी और पुलिस विश्वविद्यालय है राजस्थान के अंदर, तो एज ए कंसल्टेंट मैंने वहाँ पे नौकरी की थी। जी। तो वहाँ वीमेंस और चाइल्ड राइट्स के ऊपर ही वहाँ पे काम किया था। हुँ, तो जितने भी हमारा वहाँ काम ये रहता था कि पुलिस एक ऐसी चीज़ है, जो सिर्फ हम पुलिस को किस नाम से जानते हैं, हमारे पुलिस के अंदर फर्स्ट यदि पुलिस का नाम आते ही हाँ, तो हाँ, हमारे अंदर एक डर और भय टेंशन हो का जाती वो है। होता है। जी, लेकिन हमने जो पुलिस विश्वविद्यालय के साथ जो काम किया था कि पुलिस को संवेदनशील बनाने का हमारा काम था अच्छा, उनको कि एक एथिक्स की थोड़ी ट्रेनिंग का काम। बिल्कुल, कि उनको संवेदनशील कैसे बनाया जाए, कि बच्चों की भी राइट्स होते जी, हैं, चाइल्ड्स के भी राइट्स होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग्स के ऊपर हम काम करते थे। तो बहुत ही कई जगहों पे हमने डूंगरपुर के अंदर बिल्कुल जो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस सिस्टम है उसको राजस्थान के अंदर डेवलप करने की कोशिश करी थी। तो जी, वो काफ़ी हद तक हमारा वो प्रोजेक्ट काफ़ी बहुत सफल भी रहा है। अभी वो यूनिसेफ उसको वर्तमान रूप से भी चला रहा है, और उसमें आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हर थाने के अंदर हुँ, एक चाइल्ड फ्रेंडली, राजस्थान के अंदर एक डेस्क का भी हो गया था, एक हाँ, कमरा भी प्रावधान। बनाया गया था, प्रावधान की कोई भी बच्चा यदि थाने के अंदर जाए तो हुँ, उसको किसी प्रकार का डर या भय का माहौल ना लगे, उसको बिल्कुल। लगे कि यहाँ भी ये जो पुलिस अंकल हैं मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। सर लेकिन आजकल क्या है कि रियलिटी ऑल ओवर इंडिया का ग्राउंड है, वहाँ पे पुलिस से बहुत भय बना हुआ है क्योंकि पुलिस शिकायतें नहीं लिखती, एफआईआर लॉज़ नहीं करती, ऐसा होता है थोड़ा। मेरा ये मानना है कि पुलिस क्या होता है, कोई भी जो सरकारी तंत्र होता है ना, जी, वो सरकार की मंशा के अनुसार काम करता है। बिल्कुल। यदि आपका सरकार का मुखिया हुँ, आपसे चाहता है, आपने पिछले दिनों मैं बताऊं कि कांग्रेस सरकार थी, खूब लोग ये बात उठाते थे कि राजस्थान के अंदर क्राइम बढ़ा। जी, खूब लोगों ने, इन्होंने नहीं सहेगा, बीजेपी ने एक टैगलाइन चलाई थी, नहीं सहेगा राजस्थान। जी, तो मैं आपको बताऊं, वो नहीं सहेगा राजस्थान के भी, राजस्थान के अंदर अपराध बढ़ रहा है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर अपराध नहीं बढ़ रहा था। जी, कोई भी दुखी व्यक्ति, जो भी किसी प्रकार का उसके साथ अपराध घटित हो गया था, हुँ, वो थाने में जाता था तो उसकी एफआईआर दर्ज होती थी। जी, यदि वो थानेदार एफआईआर नहीं दर्ज करता था तो कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत जी के ये निर्देश थे कि एसपी ऑफिस के अंदर आप जाके अपनी शिकायत दर्ज कर। शिकायत दर्ज करा सकते हो, आपकी मैंडेटरी रूप से एफआईआर दर्ज होगी। जी, हाँ, यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो उसके एफआईआर लग जाएगी, लेकिन आपको सुना जाएगा। जी, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि आप अपराध ही दर्ज मत करो, कि जी, अपराध को कम करने का सबसे बड़ा इन्होंने आसान तरीका निकाल दिया है कि फिर जहाँ तो चोरी हो रही है, चोरी का प्रकरण ही दर्ज मत करो। प्रकरण नहीं दर्ज करेंगे और ना ही तो उसको इसका सॉल्व मतलब ये करना नहीं है पड़ेगा। कि समाज के अंदर अपराध नहीं हो रहे हैं। जी, इसका मतलब है कि आपने जो दर्ज करना है ये बंद कर दिया है। इसमें बेस्ट पॉलिसीज़ ये होनी चाहिए, उन्हें थोड़ा एथिकली ट्रेन करना चाहिए कि भई इसका रिज़ॉल्व करने के लिए। हाँ, देखो पुलिस, मैंने वो आपको वो जो अपना जो बीच में बात रह गई थी कि पुलिस उसी तरीके से मंशा से काम करेगी जिस तरीके से सरकार कराना चाहती है। चाहती है। आप पुलिस को कहोगे कि भी हाँ भाई किसानों पे लाठीचार्ज कर दो, हुँ, तो वो कर देगी। हाँ, यदि आप कहोगे नहीं भाई किसानों से बैठ के वार्ता करो, तो वो वार्ता करेगी। तो बिल्कुल सर। पुलिस तो उसी तरीके से वो, क्योंकि उनको तो सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम करना है। बिल्कुल सर।
और सर आप संगरिया के अंदर विधायक का पद के लिए आप पूरे अच्छे दावेदार थे यहाँ पे, लेकिन एंड में अभिमन्यु पूनिया जी को टिकट मिल गया था। तो फिर भी आपने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, उनके साथ पूरा साथ दिया और साथ में आपने बोला कि कांग्रेस को ही वोट दिया जाए। तो उसके बारे में थोड़ी बातें बताइए। देखिए, मैं जब से राजनीति के अंदर आया है तो मैंने ये कहा था कि मैं एक स्वच्छ प्रकार की राजनीति करूंगा। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, मेरे को राजनीति के अंदर ना तो कोई द्वेष controversy। भाव वाली राजनीति मुझे आती है, ना मुझे करनी है। जी मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं विचारधारा के रूप से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो मेरा ये था कि पिछले 2 बार से हम जो संगरिया की सीट है, जी वो कांग्रेस किन्हीं कारणों से जीत नहीं पा रही है। जीत नहीं पा रही थी। तो उसके जो भी अनेकों कारण हो सकते हैं। जी तो मेरा ये था कि हम किसी न किसी तरीके से ये संगरिया की, मेरा जब भी मैं प्रचार करता था या खुद के लिए मैंने टिकट की डिमांड की थी, तो जी। मेरा यही मंशा थी कि कांग्रेस संगरिया के अंदर, चाहे मुझे यदि वो टिकट के रूप में मौका देती है या जी किसी अन्य, किसी भाई को या किसी बहन को, जी तो आपको कांग्रेस का ही सिंबल याद रखना है, ना कि जी। किसी व्यक्ति का नाम। बहुत तभी हम जीत पाएंगे, क्योंकि जब तक आप एक होके व्यक्तिगत राजनीति नहीं की नहीं, आपने। मेरा कोशिश था कि भी संगरिया के अंदर कांग्रेस का सिंबल ले रहे। बहुत तो बढ़िया। आला कमान ने, पार्टी ने यह समझा कि हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को संगरिया के अंदर टिकट दिया। क्योंकि अभिमन्यु पूनिया पहले हाँ, यूथ। पूरा देखो, उनको ये लगा कि विजेंद्र का यदि प्रयोग है तो वो सिर्फ एक संगरिया तक है। हाँ जी अभिमन्यु का जो मैसेज गया पूरे राजस्थान के अंदर, बहुत सी सीटों पे यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष का प्रभाव पूरे राजस्थान के अंदर है, तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से चुना और उसने प्रूव करके भी बताया इस बात को। बहुत बढ़िया सर। तो हमने सब ने मिलके कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस का सिंबल आपको पता है कि 42,000 वोटों से जीता है यहाँ। हाँ जी हाँ जी। और सर अभी आप राजसमंद के ऊपर आपको कुछ ड्यूटीज दी गई है, राजसमंद है ना? हाँ जी, बिल्कुल, राजसमंद राजसमंद के में ऊपर है। आपको कुछ ड्यूटी दी गई है कांग्रेस के द्वारा, तो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है सर? वो जो कांग्रेस के जो महासचिव होते हैं या उपाध्यक्ष या जो भी सचिव होते हैं, उनको किसी जिले की जिम्मेदारी दी जाती है। जी तो संगठन ने मुझे राजसमंद जिले का प्रभारी बना रखा है फिलहाल। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी कांग्रेस को हम किस तरीके से विचारधारा को आगे बढ़ाएं, कांग्रेस को वहाँ की 4 विधानसभाएं हैं कि किस तरीके से कांग्रेस वहाँ मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत हो, तो ये जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। तो मैं अक्सर महीने में 1-2 मीटिंग लेने वहाँ पे ज़रूर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे हम मेवाड़ के अंदर, पूरे मेवाड़ के अंदर किस तरीके से कांग्रेस को और आगे बढ़ा सकें। सर अगर एग्जांपल लें कि मैं 22 साल का हूं, फॉर एग्जांपल मैं या कोई भी लड़का 22 साल का है, उसको अभी कुछ पार्टीज़ के बारे में नहीं पता, बीजेपी कांग्रेस के बारे में, अभी वो स्टार्ट कर रहा है अपनी पॉलिटिकल जर्नी या एज ए वोटर जर्नी वो स्टार्ट कर रहा है, तो वो कांग्रेस को वोट क्यों दे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, बहुत से आजकल एक मिथ है जी कि युवाओं को राजनीति, मैं कहता हूं कि आज ज़रूरत वाकई में लोकतंत्र को बचाना है तो हर युवा को राजनीति करनी चाहिए। जी आपको विचारधारा आपकी कोई भी हो, जी पर विचारधारा आपकी व्हाट्सएप पे आधारित नहीं होनी चाहिए। आप अपनी विचारधारा हो, आप इतिहास को आपको पढ़ना है तो इतिहास की किताबों से पढ़ो जी और फिर आपको जो विचारधारा सूट करती है, क्योंकि यदि जब राजनीति, मेरा ये मानना है कि जब राजनीति ये डिसाइड करती है कि आपकी जो खाना है वो महंगा होगा, सस्ता होगा, आपकी गाड़ी का पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा, पुलिस हेल्प आपको करेगी, पुलिस हेल्प करेगी, नहीं करेगी, आपको नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो सब चीज़ें राजनीति डिसाइड कर रही है। तो युवाओं को राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर। विचारधारा मैं ये कहूँगा अगर कि एज ए वोटर भी है तो उन लोगों को आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए कि आप तर्क के बात करें। तर्क सिर्फ और सिर्फ मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि व्हाट्सएप राजनीति से बने। जो सुबह कहूँगा वो 24 घंटे ये व्हाट्सएप के अंदर एक फेक मैसेज बना के कि जी फलाना का फलाना ऐसा हुआ, 70 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, इस तरीके से ये चीज़ें जो भ्रमित किया जा रहा है जी, आप कैसे कह सकते हो कि भी जो जिस प्रकार के एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है जो, तो वो बड़ा ही खतरनाक है देश के लिए। ठीक है। उन चीज़ों से बच के आप अपना तर्क बुद्धि लगाइए। आज यदि आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, अपन बात करें जी कि 70 साल के अंदर अक्सर एक पार्टी ये कहती है कि 70 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। जी मैं कहता हूँ 70 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ था ना, तो एक चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता था। क्योंकि लोकतंत्र को उन्होंने जिंदा दिया कि उसको इतने अवसर मिले। जी,
लोकतंत्र मजबूत रहा और लोग अपना आंदोलन कर सके कि भी वो भी इस पद के लिए एक साधारण घर से उठ के वहां तक पहुंच सकता है। तो ये 70 साल की जर्नी है। जी, क्योंकि आज 70 साल में ही राइट टू इन्फॉर्मेशन आज आया। यदि हम चंद्रयान की या मंगलयान की बात कर सकते हैं तो वो नेहरू जी ने उस वक्त जो हमारा इसरो की स्थापना करी या प्रियंका गांधी डीआरडीओ ने भी बनाए, तो ये वो चीज़ें उस वक्त स्थापना करी। जी तो वो आज तब हम उन चीज़ को कोरोना से लड़ पाए। तो जी उस वक्त हमारी जो लैब है जो वायरल से लड़ने के लिए हमने स्थापित करी, वो स्थापना हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर सिस्टम था तब से तो आगे कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर बढ़ा। जी तो आज तब हम देश के अंदर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आगे आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने फ़ायदा लिया उसका। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो एस्टेब्लिश की गई कांग्रेस के आप द्वारा। एक देखो 2005 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपने बड़ी अच्छी बात कही है राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। राइट टू इन्फॉर्मेशन कोई भी सरकार आज जो वर्तमान अपन परिस्थितियां देखें तो ये सरकार राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमज़ोर कर रही है, उसकी ताकत को कमज़ोर कर रही है। लेकिन कांग्रेस ऐसा एक्ट लेके आई कि आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि जो भी सरकारें चलती है जनता का तो पैसा होता है। आप डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जिस प्रकार के टैक्स देते हो जी उन्हीं पैसे से सरकारें चलती हैं। जी अब मैं कह दूं कि भी कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री अपने घर से तो पैसा नहीं लगाता, लगाने वो वाला सब नहीं। जनता का पैसा है। जनता का तो पैसा। जनता का पैसा कहाँ लगता है या वहाँ कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, तो सब कुछ जानने का अधिकार जनता को होना चाहिए। जी तो ये कांग्रेस ने किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन लाई। तो योजनाओं के ऊपर बात करें, राइट टू एजुकेशन भी कांग्रेस लेके आई। आज जो ये मनरेगा की बात है जी जिसको जिसका अभी ये सिर्फ कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, इसका नाम महात्मा चेंज कर दिया है अभी। हाँ जी, जो ये नाम चेंज करने की अब यदि इनको कोई योजना चलानी थी तो नई योजना चला के कर सकते थे। हाँ मनरेगा का जो मुख्य था कि भी रोजगार का अवसर है, जी उसमें वो अधिकार देता था। और तो जिस प्रकार ये नए अभी इन्होंने 120 दिन कर दिया, 100 दिन से उसको थोड़ा आप क्योंकि ये इन्हांस करके थोड़ा बढ़िया बनाया अभी ये बोल रहे हैं लोग। आप यदि इसकी ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे, जी आप पहले ये देखिए कि एवरेज कितना रोजगार मिल रहा है। क्या पहले 100 दिन मिल पा रहा था? तो वो बातों में 125 दिन है, लेकिन आपने उसका अधिकार कर दिया। पहले ये था कि भी जो व्यक्ति रोजगार मांगता तो उसको रोजगार का अधिकार मिलेगा, लेकिन उन्होंने वो जो कंपल्शन था जी वो हटा दिया। और अब हमारा राजस्थान है, जैसे जी राजस्थान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अपन जैसे कहते कई वैसी स्टेट नहीं है। हाँ, क्योंकि तो सिर्फ गंगानगर और हनुमानगढ़ी बेल्ट है जो कि हाँ ग्रीन भी बेल्ट बहुत है। ज़्यादा। तो आप राजस्थान के ऊपर 40% का वो फाइनेंशियल बर्डन, पहले तो 90 और 10 था कि 90% पैसा केंद्र देगा और 10% वो स्टेट देगा, लेकिन अब 60-40 कर दिया। तो वो बहुत बड़ा किसी भी स्टेट के लिए जी वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो वो स्टेट फिर क्या करेगी? बिल्कुल सर। वो इतना नहीं खर्च कर पाएगी। तो इसका अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो जिसको रोजगार मिल रहा था, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी ये, हाँ क्योंकि मनरेगा ही एक ऐसा स्थिति थी कि जिसके वजह 2008 की जो आर्थिक विश्व मंदी आई थी कि उसमें और देश प्रभावित नहीं हुआ था, लोग उसके खाना पीछे खाते मनरेगा था। सर अभी टीबी का मसला हुआ तो आपने काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के इसके अंदर साथ दिया और एक एथेनॉल फैक्ट्री जो लग रही थी वहाँ पे उसके लिए भी अभी शायद वो बंद करने के लिए आ गया है उसका, तो कृपया इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आपने बड़ा ये ठीक क्वेश्चन पूछा। जो टिब्बी का हमारा जो मसला था जी ये बहुत ही एक संवेदनशील है। जी आपको सबसे पहले जो टिब्बी को समझना पड़ेगा। जी टिब्बी को समझने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे यदि आप इस राजस्थान के अंदर देखोगे, हनुमानगढ़ के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर ही आप देखोगे तो बहुत कम जगहों पर मीठा पानी और प्रचुर मात्रा में मीठा पानी है। तो और जिले के अंदर आप देखोगे तो ये सिर्फ टिब्बी की बेल्ट है। ये को 10 से 15 किलोमीटर का, इसको चाहे आप कहो कि भी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यहाँ तो हमारी जो वैदिक नदी है हाँ सरस्वती, उसका बेल्ट है जिसको अभी गग्गर या हकरा का जो बेल्ट बोला जाता है। जी तो यहाँ मीठा पानी है और मीठा पानी मतलब आप टिब्बी के अंदर, शायद आप गए भी थे कल या परसों, आप लोगों की मैंने देख रहा था टीम विजिट कर रही थी, तो आप वहाँ पे जो नॉर्मल भी पानी पीते हैं ना वो सब धरती का पानी पीते हैं, मीठा तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। बिल्कुल। और जो ये बेल्ट है
इस बेल्ट के अंदर हमारा ये भ्रम अक्सर जो फैलाया जाता है कि ये उद्योग के खिलाफ नहीं, हमें ये है कि एक जगह जहाँ मीठा पानी है, जी जिससे इतनी अच्छी वहाँ पे खेती होती है, मतलब आप चाहे चावल की खेती की बात करो, चाहे जी आप कनक की, गेहूं की, या जो भी सरसों की फसल इतनी अच्छी होती है वहाँ पे, कारण मीठा पानी। मीठा पानी और इतनी बड़ी फैक्ट्री जो 1350 की एलपीडी, मतलब जो किलोलीटर पर डे जो की, सबसे बड़ी कंपनी थी जो एशिया की कहते हैं, यहाँ, एशिया की सबसे बड़ी थी। वो धरती का पानी यूज करेंगे और धरती के अंदर ही उस तरीके से बताया गया कि वो बहुत बड़े बड़े बोर नीचे बोरिंग वो जो हाँ करेंगे। हाँ तो उससे आप क्यों प्रकृति को, जो हमारे जो स्वास्थ्य को है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो? तो बिल्कुल हमारा इतनी सी आपत्ति थी कि भी आप इस फैक्ट्री को आप यहाँ से 50 किलोमीटर आगे ले जाओ। बिल्कुल पूरे हमारे राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर खूब धोरे हैं, आप बीकानेर, जैसलमेर, लेकिन बाड़मेर बिना कहीं भी पानी ले तो जा वो लग सको। नहीं सकती ना फैक्ट्री। इन्होंने मौका दिया है आईजीएनपी नहर के अंदर, जो जी हमारी जो इंदिरा गांधी राजस्थान कैनाल है उसके अंदर दिया है मौका। तो आपको तो पानी उसके, आपने कह रहे हो कि भी कई बार ये फैक्ट्री की जो बात करते हैं कि हम धरती का पानी नहीं नहीं प्रयोग करेंगे तो आप वहां दे दो मौका, फिर तो आपत्ति बोर की कोई करने की बात नहीं जरूरत है। नहीं थी। हाँ, फिर वो आप बोर क्यों कर रहे हो? हाँ तो ये जो कंट्रोवर्शियल ये बातें हाँ करते हैं कि बिल्कुल आपको आईजीएनपी नहर तो हमारी बाड़मेर तक जाती है, आपने स्पेशल मौका दिया तो आगे दे दो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने इनको मंजूरी दी थी। एमओयू जरूर, देखो इस बात को आप इस तरीके से समझिए, ये अक्सर जो मैं भी क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, कोई एथेनॉल फैक्ट्री की जब भी पोस्ट है तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ कि कमेंट में आपकी सबसे सरकार, ज़्यादा ही होता है कि भाई बीजेपी की साइड से ये, या उनका आईटी विंग, या जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के द्वारा ही दी गई है मंजूरी इसको। मंजूरी का मतलब ये था, देखो किसी भी चीज़ का जो इफेक्ट है, मंजूरी का मतलब है एमओयू। एमओयू कोई भी प्रदेश की सरकार, मैं आज भी कहूँगा कि राजस्थान के अंदर यदि भाजपा सरकार भी कोई इन्वेस्टमेंट लाती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल तो कांग्रेस सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी ने खूब इन्वेस्टमेंट लाई। बहुत बढ़िया बात तो है। जितनी कंपनियों को आज, आप कोई बड़ा कंपनी राजस्थान के अंदर है, उन्होंने राइजिंग राजस्थान और कई प्रकार के जो उद्योगपतियों को यहाँ पे बुलाया और कहा कि आप हमारे राजस्थान के अंदर आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको बहुत बढ़िया वो चीज़ें करेंगे, फैसिलिटीज देंगे, तो सब्सिडीज उस देंगे। तरीके से उन्होंने आपके ने कहा कि जी हम एथेनॉल फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भी हाँ ठीक है जी, आपका मोस्ट वेलकम, आप एथेनॉल फैक्ट्री लगाइए। अब बात कहाँ से हुई? जी अब एथेनॉल फैक्ट्री इतनी नई थी, मैं आपको बताऊं हमारे लिए ना, तो कई बार क्या होता है कि भी हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ अब पल्लू से शुरू हो जाता है, हाँ जी टिब्बी तक भी है, अब पल्लू के अंदर लगा लेते तो ये ऐसा कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पानी की ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। राजस्थान के अंदर आप बीकानेर लगा लेते, बाड़मेर लगा देते तो कोई आपत्ति नहीं होती जी। जब टिब्बी के अंदर, अभी टिब्बी के लोगों को भी, अब मैं बताऊं उस वक्त आप पूरा देख लेना, क्लेरिफाई नहीं किया गया। क्लेरिफाई के लोगों को भी जब ये फैक्ट्री लग रही थी, जब ये जमीनें, लोगों को भी कई इल्जाम ये भी लगाते हैं कि किसानों ने जमीनें क्यों दी। कि अब किसानों को किसी ने उस वक्त कहा, मैंने खुद किसानों से बात की, कई जी, कोई कहता है जी हम यहाँ पे जो कीनू के जूस की फैक्ट्री लगाएंगे, कोई कहता है जी हम यहाँ पे राइस मिल मतलब लगाएंगे। उन्हें क्लेरिफाई नहीं किया, उन्हें कोई भ्रम भी में आइडिया नहीं था, भ्रम में था। किसानों ने जमीन देने का कारण ये था कि उन्हें कोई पता नहीं था। और उस वक्त एक भी, मैं आपको ये इतना, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, यदि एक भी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया होता तो मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उस ऑब्जेक्शन को सुनती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस चीज़ का हल निकालते। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं था उस वक्त। हाँ, जब ऑब्जेक्शन कैसे होने लगे, जीरा के अंदर एक फैक्ट्री लगी, यही एथेनॉल की फैक्ट्री, जो शराब की फैक्ट्री कह देते हैं साधारण भाषा के अंदर कोई, तो वहाँ पे जब उन्होंने इफेक्ट देखे कि भी वहाँ के आसपास के 5-5 किलोमीटर के जो बोरों के अंदर काला काला पानी आने लग गया, तो लोग बोतलें भर भर के, तब लोगों को सजग हुई कि यार यही सेम फैक्ट्री तो हमारी टिब्बी के अंदर रही है, किसान भी तब जागा। तो सबको देखो, ऐसे मैं कहूँ कि भी कोई भी चीज़ें की भी कांग्रेस की गलती है, जब पता चला किसान को भी तभी पता चला, फिर उसका विरोध हुआ। हाँ, उसका विरोध हुआ कि भी अपन कह रहे कि जो साइड इफेक्ट आने होंगे, तो तब उन्होंने भी तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो जीरा वालों ने ली होंगी, आप कागज़ देखोगे कि जी हम तो कोई भी पानी को दूषित नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट क्लियरेंस तो तभी मिलती है ना, किसी भी जो इसी बोलते हैं जिसको, जब वो, लेकिन कितने नियम कानून ये फॉलो करती हैं कंपनियां। हाँ, तो
जब वो देखा किसानों ने, तब विरोध शुरू किया, तो तब सबकी आंखें खुली। और अब यदि बहुत से ये भाजपा के लोग हैं, जब इन्होंने चिरंजीवी जैसी अशोक गहलोत जी की जो योजना थी, जिसके अंदर 25 लाख का जो मिलता था कि लोगों को स्वास्थ्य का बीमा मिलता था, बीमा कवर, उसको इन्होंने बंद कर दिया। जी, ठीक है, अभी भी चल रही है। उसको 5 लाख कर दिया, 25 लाख से जो बीमा कवर था वो हटा के 5 लाख कर दिया जी। और उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने जिले बनाए थे, उनका रिव्यू करके, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो चुका था, उसका रिव्यू करके उन्होंने जिलों की संख्या को घटा दिया, कुछ जिले हटा दिए। जी। फैक्ट्री का रिव्यू क्यों नहीं किया? जब किसान विरोध कर रहा था जी, तब आपने इस चीज़ का रिव्यू नहीं किया। आप कह रहे थे कि हम 6 महीने के अशोक गहलोत जी के सभी फैसलों के ऊपर रिव्यू करेंगे, तो ये फैसला क्यों छोड़ दिया? अब तो विरोध कर रहे हैं ना, आप सुनवाई नहीं कर रहे। आप सुनवाई करने की जगह, जब किसान बात आपसे करना चाह रहा था, तो आप बात कैसे करते हो? आप अपनी लाठी से बात कर रहे हो, आप वहाँ पुलिस को धक्केशाही कर रहे हो। वहाँ पे 18 तारीख की घटना इतनी डरावनी है, टीवी में शांति में आंदोलन कर रहे थे 18 तारीख पिछले 16 महीने से चल रहा था। 18 दिसंबर को, नवंबर के लगभग इन्होंने क्या किया, सुबह 3 बजे किसानों को 3 बजे घर से गिरफ्तार किया। जी, मतलब शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे थे, 3 बजे उनके गेट तोड़ के पुलिस घुस गई। तो ये आप क्या, जो शांतिपूर्ण आप वार्ता कीजिए, आप इस तरीके से आंदोलन को दबाना क्यों चाहते हैं? हाँ, उनके डेमोक्रेटिक राइट थे जो उनको बिल्कुल विरोध करना, वो शांतिपूर्ण ना के तब तक ना कोई, जो कहते थे, ना कोई लठ चला था, ना कोई बाटा चला था। हाँ जी, शांतिपूर्ण किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, आप उनसे वार्ता करिए। ठीक है, तो इतना क्या जिद फैक्ट्री मालिक की, जो अब अभी भी उसने बहुत, फैक्ट्री मालिक ने बड़ी डरावनी बात की है। वो क्या स्टेटस है अभी उसका? जो सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, वो राजस्थान को, मतलब मैं इस सरकार को भी, भले मैं कांग्रेसी व्यक्ति हूँ, मैं भाजपा को भी कहूँगा, ऐसे फैक्ट्री वालों से बचो। इसका बैकग्राउंड चेक करो कि ये है कौन व्यक्ति, कि किस बैकग्राउंड का व्यक्ति है। मुझे तो कोई, आप जैसे पत्रकार साथी बता रहे थे, ये तो किसी शराब व्यवसायी के, किसी की बहन की या जवाई की, उसकी है। मैं ऑथेंटिक नहीं कहूँगा भी कैमरे के अंदर, मुझे नहीं, पर सरकार को चेक करना चाहिए कि भाई कौन जो सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है कि जी राजस्थान के अंदर अब आप कोई उद्योग नहीं लगा सके, राजस्थान ऐसी सरकार ऐसी सुरक्षा नहीं दे रही है। इस तरीके से वो ब्लैक, जो अभी जो लेटेस्ट उसने लेटर जो निकाला है, हाँ जी, उसने ये लिख के दिया है कि भी मेरे को यहाँ पे सुरक्षा नहीं दे पाई सरकार, इसलिए मैं कहीं और फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। हाँ। तो ये आप जब राज्य सरकार को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। उद्योग लगना चाहिए राजस्थान के अंदर, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह रहा हूँ कि ये, क्योंकि हर कोशिश करते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट हमारे राजस्थान के अंदर आएगा, वो तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, सब चीज़ें होंगी। परंतु यदि आप इस तरीके से, यदि कोई व्यापारी है जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है कि अब राजस्थान के राज्य के जो अधिकारी हैं जी, उनको डायरेक्ट रूप से, किसी न डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करके उनसे किस तरीके से किसानों को भड़का रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभी जांच के लिए तो कमेटी बैठी हुई है शायद। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तक मैं आपको कहूँ कि जिस दिन वो वार्ता हुई थी, उसके बाद 10 तारीख को हुई थी या 18 को हुआ था? जो 10 दिसंबर को जो वार्ता, हाँ, जो वार्ता हुई थी, जो हनुमानगढ़ के अंदर, उसके बाद किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने किसानों से कोई संपर्क नहीं किया जी, कलेक्टर किसी ने भी नहीं किया। ये जो आपकी जो फैक्ट्री बंद करने का जो भी ये तो उसने, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये असल में वो सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है जी, कि देखो जी, आपकी जो पूरे देश के अंदर राजस्थान की भाजपा सरकार की ये छवि जाएगी कि आप वहाँ पे उद्योग नहीं लगा रहे, तो ये नहीं समझ रहा कि वो कितना नुकसान कर रहा है एरिया का। उद्योग के नहीं, वो लगा ले, यदि राजस्थान के अंदर लगा लिया, तो यदि कोई यहाँ से 50 किलोमीटर आगे लगा ले, हाँ, इतनी लोगों ने बोला बाड़मेर में लगा ले, हाँ भी लगा ले, तो सरकार पे पानी आ रहा है वहाँ पे पानी यूज करो, बोर के लिए तुम मत करो, ईटीपी प्लांट लगाओ। हाँ भी, जब हमारा जल स्तर है, भूमि का जो जल है, हम एक तरफ तो हम हमारे जल स्तर को बढ़ाने की, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, कैंसर का इतना सारी बीमारियां जी। अब विकास होना चाहिए, लेकिन विकास जो है, हमारी फ्यूचर की पीढ़ी को हम कॉम्प्रोमाइज करके हमारे बच्चों को कैंसर देके विकास करेंगे, तो ऐसे विकास का क्या आवश्यकता है? वैसे भी अगर मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछूं, एथेनॉल फैक्ट्री जो हमारे इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो कि हम लोगों को इतना एथेनॉल के लिए भागना चाहिए?
मेरे ख्याल से अब पिछले दिनों एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी जो देश के पर्यावरण मंत्री हैं यादव साहब की। जी वो कह रहे थे कि इस एथेनॉल का कोई भी यूज़ नहीं निकला, जो जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था। ना तो गाड़ियों की एवरेज घट गई, हाँ जी। कोई डीजल पेट्रोल आप खुद गाड़ी आप ऑन मेरी करते हैं 5% वाली है। हाँ, पा- तो अभी मैं 20% वाला डलवा रहा हूँ। तो रेट में कम हुआ क्या? रेट में कभी अभी अगर आप प्योर पेट्रोल लेना चाहते हो तो अवेलेबल है, चंडीगढ़ में अवेलेबल है तो प्योर पेट्रोल, वो कहीं भी 150 है, 150 रुपीज़ पर लीटर है हाँ, तो वहाँ आप पे। देखिए रेट तो बड़ा बढ़ गया आप उसका 150 रुपये और ये मेरे को 96 मिल रहा है। तो जो है, जो अल्टीमेटली जिसके लिए कह रहे थे कि भी जो और एक केंद्रीय मंत्री जी दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी 28 से 18 जीएसटी किया है, 28 से 18 जीएसटी किया है। मैं कहता हूँ 28 ही रहने देते उसको, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएगी, फिर तुम क्यों ये एथेनॉल वगैरह कर रहे हो? क्योंकि लोग साथ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के वाहन है जैसे बसेज है, ट्रेन है, उसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो वो सिंगल ट्रैवल करेंगे, यानी कि ज़्यादा खरीदेंगे। इतनी आसान बात आपको समझ आ रही है। जी सरकार को क्या होता है कि वो नए करने के चक्कर में, देखो जी हम कुछ नया कर रहे हैं, जी जैसे उन्होंने नया किया जी, क्या नया किया? शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी आते हैं, जी कल से सारे नोट बंद, 8 बजे बाद ये इनके लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नया करने के चक्कर में क्या हालत हुई, पूरा देश लाइनों में। ये नए करने के चक्कर में मैं सरकार से यदि कहीं भी लेकिन मेरे माध्यम से कहीं भी बात हो, तो आप जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जिस फील्ड के होते हैं, यदि आप कोई इकोनॉमिक फैसला होते तो आप उनसे सलाह ले लो। जी आपको वो जल्दी में क्या होता है कि ये जो सरकार चल रही है ना, कि मीडिया के अंदर कि हम एक बार हाइप ले लेंगे, हीरो बनने के चक्कर में पूरे देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया हर चीज़ के। लेकिन आप ब्लैक मनी का काफ़ी हुआ, कम हुआ उसके बाद में। कहाँ कम हुआ? आप लीगल आप राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा के देख लें, जितना पैसा था वो वो सारा आया, का सारा तो वापस वापस आ गया। और फिर वो कहते हैं जी आतंकवादी, फिर पुलवामा क्या है, उरी क्या है, आतंकवादी घटनाएं यदि कम हो गई जी तो कहाँ हो गया? आपको कहीं भी आप यदि सोच रहे हो कि भी हम कोई ऐसा लोकप्रिय फैसला लेंगे और उससे आपको देश जो चलता है, चाहे हमारी जो आर्थिक पॉलिसी है, चाहे हमारी उसमें फॉरेन पॉलिसी है, उसमें हमें जो एक्सपर्ट हैं, जो वर्षों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सर उनसे सलाह लेके ही काम करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। पैसा तो मेरा ये मानना है कि पैसा तो चेंज होना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रक्चरल वे से होना चाहिए ताकि लोग प्रभावित ना हो उसमें। हाँ, वो चीज़ें वो आप उसको डिस्कशन करते, आप आरबीआई के गवर्नर से आप सलाह लेते, हाँ आप बड़े-बड़े हमारे जो इकोनॉमी अर्थशास्त्री हैं उनसे सलाह लेते कि जी इसके क्या प्रोस कॉन्स होंगे, कि हाँ क्या इसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, क्या इतना फ़ायदा होगा। हम्म, यदि ये तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी ऐसी बातें हुई थी, जी पर उनको लगा कि यार हमें इससे फ़ायदा क्योंकि कम और हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितने ही मनमोहन सिंह जी जिस देश को अर्थव्यवस्था 91 से जब वो वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी के समय, तब से जब हमने एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो हमने उदारीकरण का जो समय ला, तो देश को कंटिन्यू सतत ऊपर की तरफ लेके गए। लेकिन अब उन्होंने उस पूरे जो हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था थी, ये जो चाहे नोटबंदी हो, चाहे इनके जो ये अजीब से डिसीजन हो, इनकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था की इन्होंने कमर तोड़ दी। सर जो अभी थोड़े दिन पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना, बिहार के चुनाव से पहले मुद्दा बना कि ये जो वोट चोरी है, उन्होंने बड़े सारे जिसको बम नाम दिया था कि भाई हाइड्रोजन बम है, ये बम है। तो एक तो वो काफ़ी लेट उन्होंने प्रेजेंट किया। तो क्या हमारे देश के अंदर वोट चोरी जैसा कुछ हो रहा है, या क्या वो ठीक था? आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, इसमें आप बेसिक से समझिए, जी इसमें आपको मंशा पता लग जाएगी। जी यदि मैं किसी भी सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि वोट चोरी हो रहा है जी और आप वहाँ पे अधिकारी है, जी तो आप क्या कहेंगे हाँ कि विजेंद्र जी, हम्म, मैं जांच करवा के देख लेता हूँ जी। और उसके बाद मैं तथ्य आपके सामने लेकिन पेश उन्होंने तो करूँगा। पब्लिक में पेश किया, उन्होंने तो डायरेक्ट उनको वो नहीं दिया। आप इसको बेसिक को समझिए, डायरेक्ट क्या देने को। आपका बेसिक ये है, आप पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को समझिए। जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती थी? जी आप इस चीज़ से आपको सारे आपके वोट चोरी के सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती थी, उसमें 3 लोग बैठते थे। जी
देश के प्रधानमंत्री जी, जी लीडर ऑफ अपोजिशन जी और सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया, जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के। जी वर्तमान सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, इन्होंने क्या किया, कानून ला के जी और उसमें जो चुनना होता था, जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ईसीआई जिसको बोलते हैं, उसको चुनना होता जी। था। तो जो 3 लोगों में से जो 2 वोट करेंगे वो चुन लिया जाएगा कि हाँ भी सीजीआई और प्रधानमंत्री जी का एक मत है, हाँ जी फलाना व्यक्ति। जी लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई का एक मत है, हाँ तभी वो व्यक्ति चुना जा सकता था। जी। और लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री जी का भी एक मत हो तो तब भी वो चुना जा तो सकता अभी था। जुडिशरी इन्होंने क्या किया, जो जुडिशरी के जो सीजीआई थी उनको हटाकर किसकी नियुक्ति कर दी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति, या तो गृह मंत्री या किसी भी कैबिनेट मंत्री की, जो उन्होंने चेंज किया। जी। वो व्यक्ति अभी क्या प्रधानमंत्री से इतर कोई मत रख सकता है क्या? आप ये खुद स्पष्ट बताएं। तो अभी आप कह रहे हो कि यदि उनकी मंशा अभी वोट चोरी नहीं होती, क्या आप खुद बताएं, आप एक खुद इस देश के नागरिक हैं, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, क्या हमारी जुडिशरी पे उनको भरोसा नहीं था? बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। क्या उनको ये नहीं था कि उनको ऐसा नियुक्ति करने की क्या आवश्यकता थी? एक तटस्थ नियुक्ति होती। बिल्कुल। तो उन्होंने जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति चोरी कर रहे हो, तो आप वोट चोरी तो बहुत छोटी सी बात है, यानी कि बाइसनेस चल रही है हाँ, इसके अंदर। और उसके बाद आप ऐसा कानून लेके आ रहे हो कि भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी ये डिसीजन है, इनके ऊपर कभी भी फ्यूचर में कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तो और क्या आपको सबूत चाहिए? इससे बड़े वोट चोरी के सबूत क्या चाहिए? अब आप जब ये बात कह रहे हो, क्या एक चीज़ है कि जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कह रहे हैं कि वो साउथ अमेरिका के कौन सी कंट्री है, शायद ब्राज़ील की एक मॉडल हरियाणा के अंदर, उसकी फोटो वोटर लिस्ट के अंदर चल रही है सर, मैं तो क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? ये आपत्ति इसके ऊपर आप करके कि भी हाँ भाई ये मैं इसके अंदर अपनी गलती स्वीकार करने का जगह वो कह रहे हैं जी कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो ईसीआई वाली बात आपने बोली है कि हाँ हो सकती है यहाँ पे, और वो जो ब्राज़ील की मॉडल लगाई गई है, वो हमारा एक जो एम्प्लॉई बैठा ना, हमारे जितने भी एम्प्लॉई बैठे हैं, वो मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ करप्शन परसेंटेज आ गई है। वो काम चोरी कर रहे हैं थोड़ा सा कि भाई चल लगा देते हैं इसके अंदर, या कोई ऑटो जनरेटेड सारी फ़ोटो लगा देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोई फ़ोटो उठाई, एक पे लगाई, फिर उसको कॉपी कर दिया कहीं पे, जो बहुत छोटे लेवल पे, क्लर्क लेवल पे, ये एक गलती हो सकती है। वो एक गलती नहीं थी, एक घर के अंदर 90 लोग और 15 लाख वोट काटे जा रहे हैं, तो ये जब एक गलती कैसे नजर आती है? अपनी संघीय विधानसभा के अंदर है जी, हमारी विधानसभा के अंदर 226 ब्लॉक हैं जी, 226 कभी 228 के लगभग, हर ये बूथ हैं जी, जो 226 जो बूथ हैं, आप हर बूथ के अंदर आपने 20 वोट भी यदि काट दिए, कि जब आपको पता है कि आपकी शासन आपने अच्छे तरीके से या उन चीज़ों को किसी भी तरीके से आपने फेर बदल कर दिया, तो ये संख्या पहुंच जाती है, जब आप 226 पे जो गुना करोगे तो 5 से 10 हज़ार के बीच में, मतलब नॉर्मल 20 से 50 के बीच में आंकड़ा लें, और विधानसभा चुनाव का जो आंकड़ा रहता है जी, वो 5 से 10 हज़ार कहीं भी वो किसी भी सीट डिफरेंस को तो इतना ही लेके रहता है। डिफरेंस। आज बीजेपी कहती है कि जी हम देश की यहाँ बहुत बड़ा, बीजेपी को वोट कितने परसेंटेज, आप परसेंटेज की बात करोगे ना, 39% 39% वोट से देश के प्रधानमंत्री। तो मतलब आप सोचो कि 61% वोट विपक्ष की है। तो आज की डेट में आज हमारे विपक्ष के लीडर, मैं तो कहता हूं कि आज की डेट में विपक्ष का लीडर जो 61% पॉपुलेशन को प्रतिनिधित्व दे रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही। ठीक है, आप लेकिन उसकी बात को कैसे मजाक में, जब वो तथ्यों के साथ सर, दो प्रश्न है मेरे इसके ऊपर। एक तो ये है कि भाई अगर 61% लोग कांग्रेस के लिए थे, तो अभी कांग्रेस पूरे इंडिया के अंदर ही, मैं यहाँ पे कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ जी, जब हम लोकतंत्र की एक देखो, कांग्रेस एक पार्टी है जी, जो आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, मैं भी कह रहा हूँ कांग्रेस एक पार्टी है जो एक बहुत विचार हार्दिक के बधाई। बिल्कुल सबको बधाई मेरी तरफ से भी, एक विचार के अनुसार वो जो चल रही है। जी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी, कांग्रेस का विचार क्या है? जी, कांग्रेस का विचार क्या है? मतलब अक्सर हम बात करते हैं तो जो कहते हैं कि जी सेक्युलरिज्म, जी,
सिर्फ एक शब्द ही की तो बात करते हैं। जी कांग्रेस का सिर्फ सेक्युलरिज्म तक नहीं है। और सेक्युलरिज्म है क्या? जी, मैं आपसे पूछूं कि सेक्युलरिज्म क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता है, हमारे देश के अंदर सबको अधिकार है। यही कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है ना, वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हमारा सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता से बहुत ऊंचा है। जी धर्मनिरपेक्षता का या इस शाब्दिक अर्थ देखें कि भी कोई भी स्टेट है, जी, कोई भी स्टेट है कि वो किसी की भी धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। बिल्कुल। पर हम तो करते हैं। कैसे पूछो? जी जब हम अमरनाथ यात्रा पे आते हैं तो सरकार वहाँ पे सुविधाएं देती है। जी, यदि कोई हज जाना चाहता है, सरकार वहाँ भी सुविधाएं देती है। बिल्कुल देती है सर। यदि हमें गुरु नानक देव जी का लांगा खुलाना हाँ, होता है तो सरकार वहाँ पे इंटरफेयर करके कोशिश करती है, मोदी साहब ने खुद प्रयास करवा- करती है ना। हाँ जी। तो धर्म के अंदर तो हम धर्म निरपेक्ष कहाँ हुए? जी हमारा धर्म निरपेक्ष नहीं है। हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो है सर्वधर्म सद्भाव का। बहुत बढ़िया जी। कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। भाई इस जो आपने जो बचपन है, ये है हमारा सेक्युलरिज्म। जी और इसको जो हम एक जो कहते हैं कि संकुचित विचार के अनुसार इस तरीके से पेश किया जाता है। जी तो ये है कांग्रेस की विचारधारा, सर्वधर्म समभाव। जी हमारी विचारधारा कांग्रेस की, आप एक बात देखिए, जी जब नेहरू थे, बहुत से लोग आज नेहरू के ऊपर बात तो करते हैं, जी पर उनको समझ नहीं है कि नेहरू का जो विजन था जी उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ था तो पूरा विश्व था, दो ध्रुवों के अंदर था। जी, चाहे अपन रशिया की जो यूएसएसआर बोलते थे, और इधर अपने यूएस अमेरिका की बात कर लो आप। तो नेहरू ने क्या किया? गुटनिरपेक्ष। हम किसी भी, हम देखो विकासशील है, हमें सबका साथ लेके चलना है। ना तो किसी विचारधारा के बहुत लेफ्ट गए, ना बहुत राइट गए। तो उन्होंने एक जो मध्यम मार्ग था जो उसको अपनाया। मध्यम मार्ग क्या था कि हमारे लिए देश प्रथम है। हमारे देश को आज सबसे पहले खुद हमारे रूप में, जैसे जो कहते हैं ना कि अनाज की जो खुद, जैसे हरित क्रांति जैसे, कि हम खुद अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो पाएंगे। तो उन्होंने उस तरीके से देश को आईआईटी, आईआईएम, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया और देश के पोषण का भी ख्याल रखा। तो ये है कांग्रेस की विचारधारा कि सबको साथ लेने की। आप एक बात को, ये मैं इसलिए क्योंकि ये बहुत हमारे जितने व्यूअर्स है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। कांग्रेस की विचारधारा थी सबको साथ लेने की। उन्होंने कहा कि भी अंबेडकर साहब बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बिल्कुल, और ये जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं कि हर किसी के अधिकारों की बात करें, तो उन्होंने उनको जिम्मेदारी सौंपी कि जो जिम्मेदारी थी संविधान बनाने की, और उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि हर व्यक्ति के अधिकारों की, जो संविधान के अंदर एक खास बात पता है क्या है? जी संविधान उसके अधिकारों की भी रक्षा करता है जो संविधान को नहीं मानता, कि उसमें सबके अधिकारों की रक्षा बात होती है। हो सकता है कि वॉल्टेयर का एक स्टेटमेंट आता है कि मैं आपकी बातों से सहमत ना हूँ, पर आपको विचार रखने की जो स्वतंत्रता है, मैं उसकी मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, कि उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो हमारा संविधान ऐसा है, वो उसकी भी अधिकारों की रक्षा करता है जो उसको नहीं मानता है। तो अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया। डिस्कशन हमारा थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसमें डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि हम लोगों ने हमारी सीट चाइना को दे दी थी, अगर नेहरू की बात करें, या इधर हमारे जो संविधान की बात थी, वो काफ़ी लचीला भी रहा, सॉफ्ट भी रहा। इसके मामले में थोड़ी स्टिकनेस की भी हम लोग कहें तो ज़रूरत पड़ सकती थी। तो ऐसे बड़े सारी विचारधाराएं अब आ रही है। सॉफ्टनेस का देखो एक चीज़ क्या होती है, आप देश को समझो। जी, आप यहाँ से 10 किलोमीटर भी जाओगे ना, आज अपन हिंदी बोल रहे हैं, आप यहाँ से आप पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, पानी। बिल्कुल आप इस बात से सहमत है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी भाषा, ये हमारी इतना संस्कृति, डाइवर्सिफाई देश तो उस है। वक्त देश क्या था? छोटी छोटी रियासतें तो थी, 500 शायद 62-63 जितने भी रियासतों वल्लभ को पटेल, लोह पुरुष ने सारा सभी ने मिलके, आज जो ये आप बात कह रहे हो कि पटेल साहब ने, जी, आप एक बात बताइए, आज ये अक्सर ये जो लोग हैं इस तरीके से देखते हैं, मैं बड़ा उनको एक तर्कपूर्ण, उस वक्त नेहरू जी भी थे, पटेल साहब थे, जितने थे सबका योगदान रहा था। बिल्कुल। और पटेल साहब कांग्रेस के गृह मंत्री थे, तो जो गृह की जिम्मेवारी थी उनको दी हुई है। जी। आज देश के गृह मंत्री कौन है? आज देश के अपने गृह मंत्री अमित शाह जी है। अभी थोड़े टाइम पहले एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, जब हमने पाकिस्तान के अभी जो चीज़ें किए जी, तो जब ये लोकसभा के अंदर बात कर रहे थे कि हमें पीओके को मिला लेना चाहिए जी, आज से 50 साल बाद कोई ये बात कही कि यार उस वक्त मोदी की जगह अमित शाह प्रधानमंत्री होते तो शायद पीओके पे हमारा कब्जा होता।
ठीक तो बात क्या है। आज मोदी और अमित शाह के बीच में किसी प्रकार का आपको विवाद हाँ, नजर आ रहा है? ये बहुत ही बारीक की बात है आपकी, बिल्कुल आप सही बात है। देश के गृह मंत्री, वो ये सिर्फ पटेल साहब की जो मृत्यु थी, हमारे माननीय जो गृह मंत्री 1948 में हो वो गई थी, आकस्मिक मृत्यु थी। जो उनको बीमारी की वजह से या जो भी थी, हुँ, नेहरू चुनाव के बाद 1951 के अंदर जो हमारे प्रथम चुनाव हुए थे, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। बिल्कुल सर। आप इतिहास को हम क्या होता है एक पक्ष से पढ़ते हैं। मैं तभी जो मैंने स्टार्टिंग यस। में आपको बात कही थी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है उससे हमें बचना चाहिए जी, किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये भ्रम इतनी तरीके से ये पेश करते हैं ना जी, कि किसी भी खबर को आप किसी भी बात को अखबार की शक्ल में दे देंगे हुँ, या उसको इस तरीके से कि ये बहुत ही ऐसी न्यूज़ है। और हमारा क्या माइंडसेट होता है कि अरे यार ये एक बात हो सकती है, कंट्रोवर्सी की तरफ हम थोड़ा सा, ज़्यादा ये अट्रैक्ट। मानवीय स्वभाव है हाँ, कि जहीं नॉर्मल कंट्रोवर्सी यदि नहीं नजर आ रही तो हम पे ध्यान है। कोई भी चीज़ कई बार फेयर होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है, जी, तो नहीं नहीं ये कॉन्स्पिरेंसी होगी थी। हाँ, अभी उनकी, जिन्होंने, नेहरू जी, जिन्होंने अपने 10 साल तक जेल में बिताए, पूरा अपना आज़ादी के बाद में अपनी प्रॉपर्टी जब देश के नाम कर दी, आप लखनऊ के अंदर आप देखिए, जी, तो वो उस व्यक्ति की आप मंशा के ऊपर कैसे शक कर सकते हो? ठीक है सर। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी इतनी प्रशंसा करते, तो ये 2014 के बाद हमारा क्या कल्चर बन गया राजनीति का जी, कि भी हाँ जी बस आप एक बात बताइए, अब वर्तमान सरकार को 2025 हो गया, हुँ, लगभग 12 साल के लगभग आप सत्ता के अंदर है। जी, आप अभी भी उनकी जो कमियां कीजिए, नेहरू जी की वजह से आज मोदी जी काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो पूरे ये चर्चा का विषय है, ओम प्रियंका गांधी जी ने भी इतना बोल। बढ़िया आपको जनता ने बहुमत में दिया था, तो आप अपने काम के ऊपर वोट क्यों नहीं हाँ, मांगते? कल परसों उन्होंने संसद में भी बोला था, बिल्कुल, लोग भी। प्रियंका गांधी जी ने संसद के अंदर एक वंश जब उन्होंने जो वो जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब था। हाँ, मैं कि कहता हूँ तुम कि एक सभी एक व्यूअर्स दिन को, सारी गालियाँ निकाल लो आप, जितनी हाँ, निकालनी प्रियंका है। गांधी जी का वो भाषण सुनना चाहिए। जी, बिल्कुल, ये आज बात किसके होनी चाहिए? आज संसद है, आज जो आप टैक्स पेयर के पैसे की बात है, सरकार हमारे रोजगार की चिंता करे, बिल्कुल। सरकार हमारे महंगाई की एजुकेशन चिंता करे, सरकार हमारे पर्यावरण की चिंता करे, एजुकेशन की, हमारा एजुकेशन की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करे। बात क्या होती है, आप चर्चा क्या होगी? वंदे मातरम। वंदे मातरम की बात होगी। वंदे मातरम जो हमारे लिए जो आज़ादी का नारा था, हुँ, तो उसके लिए ऊपर चर्चा आप 24 घंटे दे रही हो। तो किसने कहा वंदे मातरम? सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जो था, जो गाया गया। हुँ। सब सम्मान करते हैं हम गर्व से अंदर हाँ, कांग्रेस प्रियंका के। गांधी जी ने आप बताया देखोगे, 1882 मैं में। कांग्रेस संगठन के अंदर हूँ। जी, मैंने आज तक कांग्रेस की ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं देखी जिसके अंदर वंदे मातरम का गान नहीं होता। तो वंदे मातरम का हम सब सम्मान करते हैं, हमारे हमारे प्राणों में बसा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है? जी। आप क्या चीज़ करना चाहते हो कि आप पेश करना चाहते हो? हुँ, अदरवाइज इनकी यदि मंशा सही होती तो 2014 के अंदर 13 के अंदर जब मोदी जी कैंपेन करते थे, तो उनका कैंपेन क्या था जी, कि जी मैं हर खाते के अंदर 15 लाख दे दूंगा। जी। अब बात करें ना कि जी मैंने 15 लाख दे दिए तब मुझे वोट दो, वो 15 लाख रुपए तो का। आप वो बात करते थे कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब बात करें ना कि जी हाँ जी मैंने 2 करोड़ नहीं तो चलो जी मेरे से वो थोड़ा सा नया था, 1 करोड़ ही दिया गया, तब भी हम सेटिस्फाई हो जाएं। और जो रोजगार थे 45 वर्ष की सबसे जो हमारी बेरोजगारी है उसको हाई स्तर पे पहुंचा दिया। ये तो सबने सुना हुआ था, आप हम सब किसान परिवारों से है, किसानों की आमदनी 2022 के अंदर दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी। कभी दोबारा बात की उसके ऊपर? कभी बात करी एमएसपी के ऊपर? तो तो उनका तो चीज़ें, ये कहना है हमारे बिल बहुत अच्छे थे और उसके ऊपर तो दुगनी होनी थी, लेकिन तो वो। फिर 1 साल बाद माफ़ी क्यों मांग के वो चीज़ें क्यों करी? बिल अच्छे थे तो आप तो आमदनी दुगनी कर देते ना। चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी की एक चीज़ की मैं प्रशंसा करता हूँ, यदि वो मुझसे कोई पूछे, इवेंट मैनेजमेंट की। जी, किसी भी चीज़ को, कोई भी बात है, चाहे झूठ है, सच है, उसको इवेंट के रूप में इतना फैला दो, क्योंकि मीडिया आपके कब्जे में है। ये तो जो मीडिया की आप हालत जानते हैं, तो उसके तरह मीडिया के वो जो आपने जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, जी, वो आपका प्रचार करता रहेगा। तो इवेंट मैनेजमेंट का खेल हो रहा है जी। और देश के अंदर
किसी भी तरीके से कि पुराने पैकेज के अंदर कि भी चीज़ पुरानी है उसको नई पैकेजिंग करते रहो, नाम बदलते, और ये सब चीज़ें 2014 के बाद देखने को नज़र आ रही है। सर आपने अभी मीडिया की बात करी, मीडिया बाइस्ड है, तो हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कैसे इसको कन्वर्ट करेगी और इस कांग्रेस अपनी विचारधारा कैसे लोगों तक पहुंचाएगी और मीडिया का क्या स्टेटस है आज? देखो, मीडिया को मैं कहूँगा कि मीडिया ना एक बहुत जिम्मेदार मैं मानता था जी, क्योंकि और क्योंकि विपक्ष मीडिया को अपन अक्सर आपने सुना होगा जी कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है। न्यायपालिका के बाद हम यदि कार्यपालिका विधायिका के बाद यदि बात करें न्यायपालिका के बाद, तो चौथा स्तंभ मीडिया का आता था। जी बिल्कुल। आज जो देश के लिए बड़ी डरावनी जो बात हो गई है जी कि मीडिया डिस्कशन किसके ऊपर कर रहा है, देश को जो विभाजनकारी शक्तियां की हिंदू मुस्लिम कर लिया आपने डिबेट, आप इंडिया पाकिस्तान, जी क्या मीडिया ये प्रश्न उठा पाता है? तो इसलिए मेरे को ये बड़ा आपत्ति रूप से कहना पड़ता है कि मीडिया जो बायसनेस आई है जी कि जो देश की महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मुद्दे नहीं दिखा जो जो देश के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो अब पिछली जो निवर्तमान दिल्ली की सरकार थी तब तो दिल्ली का पोल्यूशन इनको नज़र आ रहा था, जी आज वहाँ पे सब कुछ मंगलमय नज़र आ रहा है इनको दिल्ली के अंदर। वो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जी मौसम के मज़े लीजिए। तो ये सब चीज़ें बड़ा अभी, तब तो मीडिया पूरा एक कटघरे में कहा जा खड़ा रहा है करता कि ये था। फोग है, हाँ, तो अब ये ये स्मॉग नहीं है, ये फोग है। हाँ, तो ये सब जिम्मेदारी किसकी थी? मीडिया की मीडिया थी। को दिखाने मैं की। तो आप जैसे जितने यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, नए जी लोग हैं, मैं तो उनको हमेशा धन्यवाद कहता हूँ जी कि आज जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आजकल मीडिया नहीं सोशल मीडिया सोशल बनता मीडिया। जा रहा है, जी क्योंकि आप लोगों की जो बिना फिल्टर के जो बात रख रहे हो, जी और आप देख लेना आपके ऊपर भी ये थोड़े टाइम में ये प्रतिबंध लगाने वाले हैं कि यार ये कहीं ये जनता की हम सीधी नया बात चैनल क्यों कर रहे हैं। देखो हम नया चैनल बना लेंगे अगर जब तक ये चलेगा। नहीं, देखो फिर हमें भी ये डरावनी तो बात है ना कि भी आप जो भी बात है बिना फिल्टर के जनता के सामने रख देते बिल्कुल हो। सर। आपका चैनल है तो सोशल मीडिया है, अब वो मीडिया नहीं लगता उनको 50 प्रकार के पत्रकार ऑफ द कैमरा हमसे जब बात करते हैं कि सर लेकिन क्या करें। व्हाट्सएप के प्रोपोगंडा या कोई इंस्टाग्राम रील्स के प्रोपोगंडा से बचने की जरूरत है यूथ को भी और देश को भी। बिल्कुल भी, जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आपने जब अपन बात कर रहे थे, आपने सीए है कि आप मतलब आप एजुकेशन है, आप बुक्स पढ़ते हैं, जी तो आप जब क्वेश्चन ऐसे करेंगे जी जिससे व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है जो जो फैल रहा है समाज में, क्योंकि यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों से। हमारे इतिहास को देखो, जो इतिहास है, इतिहास की किताबों के अंदर किसी भी एक रिसर्च करके उन्होंने जो ये किताबें हैं वहाँ से पढ़ो, ना कि सोशल मीडिया से किसी को भ्रम फैला के, किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए आप बात करते हो, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सर आपसे बात करके एक बड़ी ज़्यादा मतलब अलग सी फीलिंग आई है क्योंकि आप में बड़ा ज़्यादा ठहराव है। आप किसी भी कोई भी ऐसी बात नहीं कहते कि जो तर्कपूर्ण नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार है और ये मतलब इतना भरोसेमंद एकदम संयमशीलता से बोलना, क्योंकि आज के जो नेता है वो मतलब संयमशीलता से नहीं बोल पाते हैं, तो ये कैसे है सर? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप सोशल लाइफ के अंदर होते हो जी तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप लोगों के लिए एग्जाम्पल, हमारे यूथ के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। जी चाहे वो कई बार होता है कि हमारे राजनेता कई बार भाषा पे संयम नहीं रखते, जी और बहुत बार एक बार के लिए तो आपको आजकल चाहे वो रील्स में उनका लालच हो कि यार मैंने किसी अधिकारी को भी बुरा बुरा बोला, पर आप एक समाज के लिए क्या मैसेज सेट कर रहे हो? जी आप जब तक एक जिम्मेदारी पोस्ट के ऊपर हो, आपको किसी पार्टी संगठन के अंदर हो, चाहे आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपकी भाषा के अंदर संयम रखना चाहिए, जी क्योंकि आप उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने लोगों को, अपने क्षेत्र को, अपनी संस्कृति को। बहुत क्योंकि बढ़िया। जब तक आप खुद ही अपने आचार व्यवहार के अंदर सहनशीलता नहीं नहीं लाओगे लेके तो आप आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे यदि हमारी भाषा के ऊपर हमारा संयम नहीं है? राइट तो मैं तो जितने भी युवा नेता हैं उनको ये करूँगा कि सबसे पहले हमें अपनी भाषा के ऊपर संयम रूप से
बहुत बार हो जाता है कि और ऐसी ठहराव परिस्थिति भी होने बरकरार रखे ये किसी रखना चीज के चाहिए लिए, ताकि हम अपने रिएक्शन के लिए किसी आने वाली आजकल भड़काऊ भाषण होते हैं। आप जी। एक चीज़ ये बात बड़ी आपने अच्छी बात कही। आप आजकल नेता हैं जो बहुत से ऐसी बातें कर देते हैं। जी। जब किसी लीडर इस मंच पे भाषण दे रहा होता है तो सामने बैठी जो जनता होती है, जो एक 18 वर्ष से 25-30 वर्ष का जो नौजवान है, जब नौजवान आपको सुन रहा होता है, वो आपकी बात को हूबहू फॉलो करता है। बहुत इंस्पायरिंग। आपने किसी को कह दिए कि जी फलाने के भाटा चला दो, जी। फलाने के लठ मार दो, कुछ भी आपने इस तरीके का उत्तेजन, आप तो कह के निकल गए मंच से। हाँ। आपको हाँ भाई उस वक्त आपने तालियां बटोरी, लेकिन उस बच्चे ने यदि किसी की आपकी बात आने के बाद किसी पे चला दिया, जी। आपने नहीं पता कि आपने उसका फायदा नहीं नुकसान कर दिया। वो क्या जीवन रिएक्शन भर होगा? कोर्ट के चक्कर बनाएगा, जीवन भर किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा। जी। आप वो विभिन्न प्रकार के जो केस है फिर आप पूछने भी नहीं जाते हो। जी। आप क्या मदद करोगे उसकी? आप बहुत उसका बढ़िया। फ़ोन तक उठाना बंद कर देते हो। मैं तो ऐसे मेरे को तो ऐसे राजनेताओं से भी, चाहे वो किसी भी पार्टी, घोर आपत्ति है। क्योंकि चाहे वो आप खुद की जब पार्टी क्यों ना हो। कोई भी हो, क्योंकि यदि आप राजनीति कर रहे हो तो आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करो। हाँ। आप किसी को उकसाने के लिए, राजनेता को भाई ऐसा कहना चाहिए। मैं जनता को भी कहूँगा कि यदि कोई राजनेता आपको भड़काए कि साहब हम आपके साथ हैं, पहला पत्थर आप मारो, बाद में हम बाद में हम मार लेंगे। ठीक। आप तो खिसक लेते हो हाँ। कि हाँ गए भाई यार यहाँ पे गड़बड़ है, भड़काऊ भाषण दे के, तो और वो बेचारे जीवन भर अपने फैक्ट पे केसों राजनीति के होनी अंदर चाहिए। वो उलझते रहते हैं। बिल्कुल फैक्ट पे राजनीति होनी चाहिए। मतलब राजनीति का एक सिद्धांत होना चाहिए और हम्म। उसी के अनुसार राजनीति करनी चाहिए। सर अब आपके जो विजन है, मतलब जो रोड मैप है, जो विजन है आपका, मतलब क्या आप विजन रखते हो आप? मेरा ये मानना है कि मैं अभी यदि को देखो मैं हमेशा सामाजिक लाइफ के अंदर, जी। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी होम्योपैथी के, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना दायरा थोड़ा सा मेरा था कि मैं महिलाओं बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहा हूँ। आज मैं यदि राजनीति के नहीं अंदर होता तो मैं सोशल वर्क कर रहा सोशल होता, वर्क मैं कर आपको रहे थे। सही हाँ, बताऊं। क्योंकि आपने क्योंकि अपना मेरे बैकग्राउंड को बताया कि यूनिसेफ पे अच्छा लगता है, मुझे एक वो सेटिस्फेक्शन है। वेल चाहे बीइंग। मैं हो सकता है शायद किसी एनजीओ में काम कर रहा होता, तो क्योंकि मुझे ये लगता कि भी मैं किसी के जीवन के अंदर जो मेरी चाहे एजुकेशन है उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकूं, चाहे वो युवा पीढ़ी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो महिलाओं को अधिकार है, किसी की भी बात करें। मेरा ये अब यदि राजनीति के अंदर है तो मेरा ये है कि भी राजनीति के अंदर, चाहे मैं संग्रिया की बात करूं या प्रदेश की बात करूं, चाहे देश की बात करें, चाहे देश की बात हो, एक विचारधारा की बात होनी चाहिए, एक लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए। क्षेत्र की बात करें तो मैंने जितना भी, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जी। हमारे यहाँ से जो हमने प्रयास करके, जब उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, जी। उनके पास जो उनकी बात थी, मैं इस बात की क्या ऑन कैमरा प्रशंसा करता हूँ कि जो बात उनसे कोई भी जो मांगने चला गया जी। कि क्षेत्र के लिए, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का, विपक्ष उन्होंने मना नहीं किया। जी। मैंने उनसे जा के जितने भी निवेदन किए, जी। हमारे यहाँ पे ओलावृष्टि हुई, जी। हमने कहा साहब हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई है, ये तो आप मुआवजा दीजिए। जी। हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने तुरंत प्रभाव के अंदर, चाहे बोड़ावाली गांव है, चाहे भक्तपुरा, या पूरे संग्रिया टिब्बी क्षेत्र के खूब सारे चौकों के अंदर करोड़ों रुपए मुआवजा जो ओलावृष्टि का और जो फसल खराबे का, तो वो उन्होंने दिया। हमने मांगा कि साहब यहाँ पे हमारे स्कूलों के अंदर जैसे 10वीं का स्कूल है उसको 12वीं का करो। बिल्कुल, उन्होंने किसी बात के लिए जितनी सड़कें मांगी, जितने स्वास्थ्य को लेकर उनकी योजनाएं थी, तो उन्होंने किसी के लिए वो नहीं किया। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि राजनीति का आधार ये सब चीज़ें होने चाहिए। हमारा शिक्षा होना चाहिए। आपका विजन भी मेरा भी यही है कि जब भी यदि कभी जीवन में मौका मिला, बच्चों की सुरक्षा, बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा, और महिलाओं की सुरक्षा सब होने चाहिए। कृषि के ऊपर ध्यान। हाँ जी, महंगाई के ऊपर चाहे वो कम हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें होंगी। आज हम भी ढाणी के अंदर बैठे हैं, यदि आप यहाँ से सड़क अच्छी जाती है तो हमारे बच्चे भी, वो स्कूल की वैन भी आ सकती है। बिल्कुल। सॉरी, कच्चा रास्ता है तो वैन वाला भी 10 सोचेगा यार उसमें 5 ढाणी है, तो यार मैं बच्चों को लेने आऊँ, नहीं ये लेने आऊँ। तो वो जब सड़क जाएगी तो विकास भी अपने आप इन सब चीज़ों के, आप स्वास्थ्य भी पहुंच जाएगा, आपका शिक्षा भी पहुंच जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा मेरा मानना है कि काम होना चाहिए। जी। तो और
दूसरी बात, आज देश को जो आपने जो बात कही थी विज़न की, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज की जो सबसे बड़ा चैलेंज है लोकतंत्र को बचाने की। ठीक। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं, डरावनी बातें कि आप खुल के अपनी बात नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक जो हमारी चाहे जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, चाहे वो सीबीआई की बात करो, चाहे हमारी जो न्यायपालिका, जितनी भी संवैधानिक जो हैं वो आज लोग उनको शक की नज़र से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शक की नज़र से देखने लगे। जुडिशरी, पुलिस, तो लेकिन सीबीआई, इनको यदि हम सबको इनको स्ट्रेंथन करना, इनको बचाना है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको एक ऐसी विचारधारा से मैं तो सबको जुड़ना चाहिए ताकि आज से यदि 50 या 100 साल बाद यदि कोई बात हो कि जब देश के अंदर ऐसा हो रहा तो आप कौन सी स्थिति में आज क्वेश्चन करते हैं ना, एक पार्टी से कि भी जब आज़ादी की लड़ाई कर रही थी तो कौन कहाँ था, क्वेश्चन मार्क उठते हैं ना। तो आपको पता है कि आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कौन कहाँ था। कई पार्टियां कुछ ऐसी थी, कुछ कौन अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था, कौन उनके साथ सत्ता कर रहा था, कौन 1942 के आंदोलन में था या नहीं था। तो सेम क्वेश्चन ही होने वाला है कि जब कोई व्यक्ति 50 साल के बाद में कि हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि जी हम आवाज़ उठा रहे थे, हम हमारे किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, हम हमारे मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, हम हमारे युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे थे, एजुकेशन के लिए उठा रहे थे। तो हम उस चीज़ के लिए कर रहे थे। अगर आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप पार्टी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप कांग्रेस में, अगर बीजेपी या किसी और पार्टी में जाने का मौका मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस के अंदर हूँ जी। तो कोई भी व्यक्ति, मेरे लिए किसी भी विधायक की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट मैं नहीं मानता हूँ जी, क्योंकि विधायक बनते हैं वो नहीं बनते हैं जी, तो मैं किसी भी लालच के लिए जी, मैं घर बैठना पसंद करूँगा। जी। मैं अपनी विचारधारा नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया सर। जो विचारधारा देश को आगे बढ़ाती है, जिस विचारधारा ने देश को आज़ादी बनाई, आज मैं ये गर्व से इसलिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके पीछे मेरा ये तथ्य है, हम मजदूर थे जी, हमको जो हक दिया, आज किसान बनाया है, जी, जो ये भूमि का जो हमें हक दिया, भू मालिक बनाया है, तो ये बनाने वाली वो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा थी। तो ऐसी विचारधारा जिसने हमें आज मजदूर से किसान बनाया है, भूमि का हक दिया है, तो मैं किसी भी लालच के लिए अपनी इस विचारधारा को नहीं त्यागूंगा। बहुत बढ़िया स्टैंड है सर आपका। मैं हमारी टीम की तरफ से और गल्लांते गुफ्तगू चैनल की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना समय दिया। और आप अगर कुछ अपने यूथ को या अपने देश को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को, पूरी जितने आपके कैमरामैन के साथी हैं, जो आप तो एक चेहरा हैं और आपके चेहरे के पीछे जो पूरी टीम है जी, सबको मैं आपके इस नए इनिशिएटिव के लिए, गल्लांते गुफ्तगू वास्ते बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना है जी। और दूसरा मैं सारी नौजवान पीढ़ी नो जी और सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ जी कि आप राजनीति से जुड़िए, राजनीति को समझिए जी और अपने जो जब तक हम तटस्थ रहेंगे जी, तो आपका निर्णय कोई और लेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आप राजनीति से तटस्थ रहेंगे तो आपकी खाने का, आपके डीजल पेट्रोल का रेट कोई और तय करेगा। इसलिए आपको राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि राजनीति हमारे हर चीज़ यदि राजनीति डिसाइड करती है तो आप भी राजनीति के अंदर आइए, लेकिन एक एथिक्स वाली राजनीति के अंदर, एक ऐसी राजनीति जो देश को आगे लेके जाए जी, जो हमारे लिए विध्वंस का कारण ना बने जी, जो भाई से भाई को लड़ाए नहीं जी, जो दिल से दिल को जोड़े और देश को हमारे जो आगे है अर्थव्यवस्था पे विश्व के अंदर सर्वोपरि बनाए, ऐसी राजनीति हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।